भारत की सड़कों पर करीब 24 करोड़ टू व्हीलर्स और 4 करोड़ कारें दौड़ती हैं और इनमें से 80% से ज़्यादा व्हीकल्स 2023 से पहले के बने, मतलब E20 कॉम्पिटिबल है ही नहीं। इसमें आम जनता की जेब से पैसा निकाल करके चुपचाप शुगर इंडस्ट्रीज और कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लॉबिस्ट की तरफ बहाया जा रहा है। तो क्या E20 पेट्रोल पॉलिसी सही मायने में हमारे देश के लिए फायदेमंद है, या फिर इसकी एक छुपी हुई कीमत है जो किसी और की जेब से चुकाई जा रही है? अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, चाहे वो पुरानी है या नई है, चाहे वो बाइक है या कार है, तो ये वीडियो सीधे-सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका सीधा असर 2 जगह पड़ता है। एक आपकी जेब पर पड़ता है और एक आपके गाड़ी के इंजन पर पड़ता है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा। आंकड़ों के तराजू में इस पूरे E20 पेट्रोल के सिनेरियो को तोलकर दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा और वो फैक्ट्स बताऊँगा जो कोई आपको नहीं बता रहा, जहाँ पर सरकार खुद फँसी हुई है। 3 तस्वीरें हैं, एक फैसला है और एक सवाल है, जिसका जवाब आपकी जेब और आपकी गाड़ी दोनों से जुड़ा हुआ है। पहली तस्वीर है एक पेट्रोल पंप, जहाँ पर हर दिन लाखों लीटर E20 पेट्रोल भरा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर ये सूखी हुई नहर, ये सूखी हुई ज़मीन जिसके पानी को चूस-चूस कर इथेनॉल बनाया जा रहा है, ताकि पेट्रोल में मिक्स किया जा सके। और आखिरी तीसरी तस्वीर है एक टूटी हुई रबर की पाइप जो किसी पुरानी गाड़ी से निकली है। अब सवाल है कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है? सरकारी दावों के मुताबिक ये तीनों तस्वीरें एक सक्सेस स्टोरी को प्रेजेंट करती हैं, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक छुपे हुए बिल की कहानी है, जो आप और हम सब मिलकर हर महीने बिना किसी जानकारी के चुका रहे हैं। आपको पता है, हमारा देश अपनी आवश्यकता का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हम क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहेगी। हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। और इसीलिए 2003 में वाजपेयी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि इस डिपेंडेंसी मोदी सरकार ने इसमें अप्रत्याशित तेजी दिखाई। एक ऐसा फैसला जो अमूमन सरकारें नहीं लेती हैं। 2030 के लिए सेट किए गए लक्ष्य को पीछे खींचकर 2025 पर ला दिया। हालांकि टारगेट को 2025 पे लाना कागज पर तो सही था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो सवाल यह है कि सरकार के नजरिए से E20 पेट्रोल पूरे सिनेरियो में फायदा क्या हुआ? तो यहाँ 3 बड़ी चीजें हैं, 3 बड़े दावे हैं जो सरकार सामने रखती है: एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल सपोर्ट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इन सरकारी आंकड़ों में कुछ विरोधाभास छुपा हुआ है। सिक्के का एक दूसरा पहलू और है, जिसकी जांच करना बेहद जरूरी है। तो सिक्के के इस दूसरे पहलू को हम पॉइंट टू पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उपभोग का विरोधाभास, मतलब कंजप्शन कॉन्फ्लिक्ट। पीपीएसी की खुद की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में हमारी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी 84% थी, तो जो 2026 आते आते 89% हो गई, मतलब बढ़ गई। जरा रुकिए, ये वही सरकार है, उसी सरकार का एक कार्यक्रम है जिसने 31 मिलियन टन क्रूड ऑयल बचाया है। तो फिर इस बचत का असर दिखाई क्यों नहीं दिया? ये डिपेंडेंसी बढ़ी क्यों, घटी क्यों नहीं? जवाब है जनसंख्या वृद्धि। भारत की डोमेस्टिक क्रूड ऑयल डिमांड में अचानक से तेजी से बढ़ोतरी। तो क्या सरकार को ही नहीं पता था कि भविष्य में जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे डिमांड भी बढ़ेगी? या फिर सरकार यहाँ पर भविष्य के हिसाब से कैलकुलेशन करने में चूक गई और अब सरकार उसे मान नहीं रही है? यानी कि सीधी भाषा में हम कहें तो काम तो हुआ, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि 20% इथेनॉल मिलाने का जो पूरा फायदा है, वो इस बढ़ी हुई डिमांड में समा गया। तो जो सरकार का सबसे बड़ा तर्क है एनर्जी सिक्योरिटी, वो सिर्फ एक आधा सच है। आधा सच मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, वो है फ्लीट इनकॉम्पेटिबिलिटी। जरा गाड़ियों के अंदर झांकते हैं। भारत की सड़कों पर करीब 24 करोड़ टू व्हीलर्स और 4 करोड़ कारें दौड़ती हैं और इनमें से 80% से ज़्यादा व्हीकल्स 2023 से पहले के बने, मतलब E20 कॉम्पेटिबल है ही नहीं। वो E5 या E10 कॉम्पेटिबल है। तो सवाल है कि क्या सरकार को ये पहले से नहीं पता था? तो जवाब है भाई, ये सरकार है, ये सब जानती है। जून 2021 में नीति आयोग की रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 एक रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल थी थ्रू SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसके थ्रू कंपनियों को कहा गया था कि 2023 तक हाई इथेनॉल कॉम्पेटिबल मटेरियल बनाना है और अप्रैल 2025 तक गाड़ियों का इंजन पूरी तरह से हाई इथेनॉल कॉम्पेटिबल होना चाहिए। 2030 के मूल लक्ष्य के हिसाब से ये गाइडलाइन बिल्कुल सही थी, क्योंकि तब तक पुरानी गाड़ियां अपने आप रिटायर हो जाती और ये जो माइलेज ड्रॉप है, ये जो हाई मेंटेनेंस इंजन ब्लॉक होने की जो सारी खबरें हैं, ये मार्केट में आती नहीं, ये माथापच्ची होती ही नहीं। नीति आयोग ने एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाने की सिफारिश भी की थी। साथ में ही
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को लिखित में स्पष्ट कहा था कि पुरानी गाड़ियों को रेट्रोफिट करके E20 कॉम्पेटिबल बनाना संभव नहीं है, इसलिए E10 फ्यूल को प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के तौर पर जारी रखना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने अपनी ही एजेंसीज की सिफारिश को माना? नहीं। सरकार ने सोचा ये पब्लिक है, इसको पता ही नहीं चलेगा, जबकि सरकार ये पब्लिक है, सब जानती है। अब बात करते हैं तीसरे पेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकार का सस्ते ईंधन उपलब्ध कराने का दावा। सरकार का दावा है कि इथेनॉल एक सस्ता विकल्प है, लेकिन जो प्राइसिंग डेटा है ये कुछ और ही कहानी बताते हैं। 2024-25 में इथेनॉल की एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी 71.32 रुपए प्रति लीटर। मतलब इथेनॉल की जो कच्ची लागत है वो रिफाइंड पेट्रोल की लागत से भी ज्यादा है। यहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी की एक बात याद आती। उनके मुताबिक सरकार गलत समस्या का समाधान निकाल रही है। समझिए कैसे। सरकार को इथेनॉल मिलाने के लिए, अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए ज्यादा इथेनॉल चाहिए। उसके लिए चावल, गन्ने और मक्के की ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि ज्यादा चावल, मक्का उगाया जाए। इसके लिए सरकार को बिजली सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ रही है, खाद पर सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ रही है। जब ये अतिरिक्त उपज पैदा होकर के मार्केट में आती है तो एफसीआई इसी चावल को 4100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से खरीदती है और फिर इसी चावल को 2320 से 2390 रुपए प्रति क्विंटल डिस्टिलरीज को बेच देती है। मतलब लगभग 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा एफसीआई यहां पर उठा रही है इथेनॉल बनाने के। उसके बाद यही सरकार इन डिस्टिलरीज को सब्सिडी देती है, 6% इंटरेस्ट सबवेंशन, कम प्रोक्योरमेंट प्राइस, जीएसटी की छूट, कृषि सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, इन सबको जोड़ दें तो एक स्वतंत्र विश्लेषण के मुताबिक राइस बेस्ड इथेनॉल की ट्रू पब्लिक कॉस्ट 126 रुपए प्रति लीटर आती है, जो कि सरकार के अपने प्रोक्योरमेंट प्राइस से दोगुने से लगभग ज्यादा है। पूरा सिस्टम कुछ ऐसा है, सब्सिडी से फसल उगाई, फिर सब्सिडी से इथेनॉल बनाया और फिर उस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सादे पेट्रोल की कीमत पर बेच दिया। ये सिर्फ एक ग्रीन एनर्जी की जीत नहीं है, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें आम जनता की जेब से पैसा निकाल करके चुपचाप शुगर इंडस्ट्रीज और कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लॉबिस्ट की तरफ बहाया जा रहा है। तो सरकार का सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने का जो दावा है वो मौजूद आंकड़ों से तो मैच नहीं करता। अब यहां पर है आखिरी पैच, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में 30 से 50% तक की कमी आई है, हाइड्रोकार्बन एमिशन में 20% तक की कमी आई है और 93 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम पर्यावरण में एमिट हुई है। जैसा मैंने बताया 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, तो एक बड़ी जीत है ये सरकार की। लेकिन इसका एक दूसरा और पहलू है, PLOS 1 की लैंडमार्क स्टडी जिसमें भारत, जर्मनी और फ्रांस के रिसर्चर्स शामिल थे, उनके मुताबिक उन्होंने फेबल और मैकपाई मॉडल्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने पाया कि भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी लैंड यूज, नाइट्रोजन एमिशन और फूड सिक्योरिटी के साथ गंभीर समझौते कर रही है। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं। सरकार ने ये तो बता दिया कि गाड़ियों के वाहन से जो धुआं निकल रहा है उसमें प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके एमिशन में कितनी कमी आई, लेकिन सरकार चाहती है कि मक्का, चावल का उत्पादन ज्यादा हो। इसके लिए ज्यादा लैंड यूज करना होगा। मतलब मौजूद कृषि योग्य जमीन से 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की हमें आवश्यकता है। सरकार ने मक्का के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी को 12% बढ़ा दिया, तो किसान ज्यादा मुनाफे के लालच में ज्यादा खेती करेगा मक्का की और इसके लिए डिफॉरेस्टेशन का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, जब ज्यादा मक्का की खेती होगी तो मतलब दलहन, तिलहन जो हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, ये सब अनाज कम पैदा होंगे, इनकी प्राइसेस बढ़ेगी। इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मक्का का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लैंड यूज बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन का खतरा बढ़ेगा और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जमीन में नाइट्रस ऑक्साइड जैसे खतरनाक पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं जो आगे CO2 बनाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाता है तो 2050 तक 575 मिलियन मैट्रिक टन CO2 एक्स्ट्रा एमिट होगी। सरकार 93 मिलियन मैट्रिक टन बचाने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर ये एक इल्यूजन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब कार्बन न्यूट्रल होने का भ्रम। सरकार सिर्फ गाड़ियों के धुएं से जो एमिशन कम हो रहा है उसको कम दिखा करके जश्न मना रही है, जबकि हकीकत में 30% कार्बन मोनोऑक्साइड कम करने के बदले सरकार दाव पर क्या लगा रही है, 60 अरब लीटर एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर, हजारों टन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जिससे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा,
एक्सेस CO2 बनेगी और भारी डिफॉरेस्टेशन। अगर इस पूरी जांच को एक लाइन में बोलना हो तो इसे कहेंगे इल्यूजन ऑफ चॉइस, विकल्प का भ्रम। सरकारी दावे के मुताबिक 2014 से अब तक हमने लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए की बचत की है, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर शानदार जीत है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कुल जीडीपी का मात्र 0.8% है। मतलब कुल 100 रुपए हैं तो उसमें से 80 पैसे बचाए हैं। इसी तरीके से सरकार कहती है कि 31 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल हमने बचाया, मतलब उतना हमने खरीदा ही नहीं है। लेकिन जो टोटल इंपोर्ट 2014 से अब तक हुआ है क्रूड ऑयल का, उस टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का ये मात्र 1.13% है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार कभी ये मानेगी कि उससे फ्यूचर के आकलन में कैलकुलेशन करते वक्त एक बड़ी भारी चूक हुई है? क्या सरकार कभी कृषि सब्सिडी, बिजली सब्सिडी और कम प्रोक्योरमेंट प्राइस को इस ईंधन की असली कीमत में जोड़ेगी, जो हम टैक्स पेयर्स अपनी जेब से चुका रहे हैं? क्या सरकार कभी इस इल्यूजन ऑफ डीकार्बनाइजेशन को स्वीकार करेगी? यानी कि क्या वो इथेनॉल के असली पर्यावरणीय कीमत को अपने हिसाब किताब में जोड़ेगी?